Hello, good morning students. Today we will discuss about remaining part of chapter 10th of class 8 reaching the age of adolescence. और एक और काम, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है साइंस मास्टर, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी हिट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन। मैंने आपको लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। दोनों में डिफरेंस भी बताया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं किसके अंदर? डक्ट के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गया? अच्छा, तो कुछ हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो हार्मोन जो सीक्रेट करती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनका नेम, कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, वो कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में वो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और वो क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है। तो पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ होती है? ये हमारे जो हमारा ब्रेन है उसके बेस में होती है। ठीक है, और आपको पता है हमारा ब्रेन क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो सेम वही काम पिट्यूटरी ग्लैंड भी करती है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वही काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। और ये और भी काफी सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, सेवरल हार्मोन्स। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करना, और एक हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ, पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखना, इसका ये काम होता है। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन करती है। और ये कहाँ पे होती है? ये ब्रेन के बेस में होती है। ठीक है ना, ब्रेन के बेस में होती है। और ये काम क्या करती है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, और हमारी बॉडी की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करके रखती है। दूसरी ग्लैंड पढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है यहाँ, जिससे आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वही जहाँ लैरिंक्स होता है ना, उसी के नीचे क्या होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है इस हार्मोन का? जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी रेट है ना उसको कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है? एनर्जी रेट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये ना 4 ग्लैंड होती है इसके अंदर। पैराथायरॉइड के अंदर 4 ग्लैंड होती है, और इसकी पोजीशन कहाँ होती है पैराथायरॉइड की? थायराइड ग्लैंड के नीचे होती है। कहाँ होती है? जो लैरिंक्स है उसके नीचे तो होती है थायराइड की, और उसके नीचे होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड की। उसमें 4 ग्लैंड होती है टोटल। कितनी ग्लैंड्स होती है? 4 ग्लैंड। और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? पैराथॉर्मोन। पैरा से ही याद रखना, पैराथायरॉइड, थायराइड उसका नाम है, पैराथॉर्मोन उसके हार्मोन का नाम है। और ये क्या करती है? हमारी बॉडी का जो कैल्शियम लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखती है। क्या करती है? कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करके रखती है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर 2 ग्लैंड होती हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसके अंदर 2 ग्लैंड होती हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, तो दोनों किडनीज के साथ एक एक ग्लैंड होती है। एक किडनी के साथ एक एड्रेनल ग्लैंड, दूसरी किडनी के साथ दूसरी एड्रेनल ग्लैंड। तो 2 ग्लैंड हो गई दोनों किडनियों के साथ साथ। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन कौन सा हार्मोन? एड्रेनालाइन। ठीक है, और ये क्या करती है? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। ठीक है, रेस्पायरेशन, जो हमारा सांस आना जाना है, जो सांस लेना और निकालना छोड़ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। मैंने शॉर्ट लिख दिया है ना। रेगुलेट हार्ट बीट, रेस्पायरेशन रेट और ब्लड प्रेशर, इन सबको ये रेगुलेट करती है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज कहाँ होता है? स्टमक के नीचे, जो हमारा पेट है ना उससे नीचे होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है ना उसको कंट्रोल करके रखता है। कौन सा हार्मोन? कौन सा वर्क करता है? फंक्शन क्या है इसका? जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है।
अब ये आपको बताइए, इन्हें बताने की कोई नीड ही नहीं है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन निकालते हैं? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। ओवेरीज, ओवेरीज कौन सा हार्मोन निकालती है? ओस्ट्रोजन। कौन सा? ओस्ट्रोजन, ठीक है, विच इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा, वो क्या करता है, जो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने बताए थे कि दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती हैं, ये सब उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेल्स के अंदर कंट्रोल करता है। ये भी सेम ओवेरीज भी यही करती हैं, वो फीमेल्स के अंदर करती हैं। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनके अंदर आते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। जैसे उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है, उनके अंदर भी वही प्यूबिक हेयर वगैरह, ये वो बहुत सारे, बहुत मतलब आदि बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करके रखता है। और जो उनके अंदर प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है वुमेन्स के अंदर और लेडीज के अंदर, उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। क्लियर? होती कहाँ है? इनकी लोकेशन तो मैंने बताई नहीं, है ना। इनकी लोकेशन, जो टेस्टिस होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेस्टिस उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं सहन कर पाते, तो इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है ना। कहाँ होते हैं? मेल्स में होते हैं ना, तो उनकी बॉडी से बाहर होते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो टेस्टिस कहाँ होते हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी। अगर मैं एक पर्टिकुलर वर्ड बोलूं उसके लिए, हमारी बॉडी बोला मैंने, उसके लिए एक वर्ड बोलूं एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट की गुहा। हमारे पेट में बहुत सारा सिस्टम आ जाता है, मतलब बस जहाँ से हमारी, मतलब ये लगाओ कि जहाँ से हमारे लेग्स की स्टार्टिंग होती है, वहाँ तक हमारा पूरा सिस्टम पेट की गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है ना। और जो ओवेरीज होती हैं, ये होती तो एब्डोमिनल कैविटी में ही है, पेट की गुहा के अंदर, मतलब जो भी पेट के अंदर जो सिस्टम आता है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे होती हैं, बिल्कुल नीचे ओवेरीज, ठीक है। टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं मेल्स में, वो एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये ओवेरीज कहाँ होती है? बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होती है। समझ आ गया होगा इनके फंक्शंस आपको, ठीक है। बार बार वीडियो को देखना, लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक डस्टर, अब क्या है कि ना, कई बार क्या जैसे कि अगर इन हॉर्मोन्स का ज्यादा सीक्रेशन हो जाए या कम हो जाए, तो भी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। सॉरी, क्या होने लगते हैं हमारी बॉडी में? डिसऑर्डर्स। तो हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है ना, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर उनसे जो वो हार्मोन्स निकालती हैं, अगर वो हार्मोन ज्यादा निकलेंगे या फिर कम निकलेंगे, कम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हाइपो। हाइपो, हाइपो का मतलब लेस। ज्यादा के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा, ज्यादा। तो हाइपो मतलब अगर कम निकलेंगे, हाइपर मतलब ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर होने लग जाएंगे। अच्छा, हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, etc. ओके। तो इनका ज्यादा निकलना और इनका कम निकलना हमारी बॉडी के लिए
डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर आ सकता है, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है हमारी बॉडी में उसकी वजह से, ठीक है, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए उनका एक कंट्रोल्ड अमाउंट में ही निकलना ठीक होता है। वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं, हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, ना ज़्यादा में ना कम में। तो कुछ हॉर्मोन्स मैं बता देती हूँ कि अगर उनकी हाइपो क्वांटिटी हो जाएगी या फिर हाइपर क्वांटिटी हो जाएगी तो क्या होगा। क्लियर। अब हम कुछ पढ़ते हैं। आपको मैंने सबसे पहले एक ग्लैंड बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी बताई थी? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? वो निकालती है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा निकालती है? ग्रोथ हार्मोन। एक हमारी है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। वो कौन सा निकालती है? थायरॉक्सिन। कौन सा निकालती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। एक मैंने बताई थी आपको पैनक्रियाज ग्लैंड। वो कौन सा निकालती है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा निकालती है? इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, अब हम इनकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ग्रोथ हार्मोन वो निकालती है, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, अगर वो हाइपर हो जाए, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में निकाले, ठीक है, इस ग्रोथ हार्मोन को अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा क्वांटिटी में निकाले तो वही परेशानियां होने लगेंगी, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है? तो एडल्ट के अंदर, इन एडल्ट मतलब और इन चाइल्डहुड, इन दोनों में अलग अलग परेशानियां आ जाएंगी। एडल्ट के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना, जो किशोरावस्था को पार कर चुके होते हैं, 18 वर्ष के हो चुके होते हैं, एडल्ट मतलब बड़े हो जाते हैं जो, ठीक है, जो एडल्ट लोग होते हैं उनके अंदर तो परेशानी हो जाएगी एक्रोमेगली। क्या हो जाएगी? एक्रोमेगली एडल्ट्स के अंदर। कब? जब हाइपर मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्रोथ हार्मोन। कौन निकालती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। और वही चाइल्डहुड के अंदर जो परेशानी या बीमारी होगी वो होगी गीगंटिज्म। गीगंटिज्म। अब इनका मीनिंग क्या क्या होता है? एक्रोमेगली का मतलब तो होता है कि जो बोन्स होते हैं, बोन्स और जो टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, जो बोन्स और टिश्यूज होते हैं वो थिक होने लगते हैं। क्या होते हैं? बोन्स और टिश्यूज थिक होने लगते हैं। थिक मतलब मोटे, ठीक है, उनके अंदर थिकनेस आ जाती है। ये तो होता है एक्रोमेगली के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। और जो गीगंटिज्म होता है, ये इसका मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट, कि उनकी हाइट ना ज्यादा बढ़ने लगती है, उनकी हाइट ज्यादा बढ़ने लगती है। गीगंटिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं, ये तो था हाइपर, अगर इसकी हाइपो, अगर इसकी कम क्वांटिटी निकले तो क्या होगा? अगर वहीं ग्रोथ हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड कम क्वांटिटी निकाले तब क्या होगा? तब एक परेशानी होगी, मतलब एक डिसऑर्डर होगा, ड्वार्फिज्म। क्या होगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, शॉर्ट इन हाइट, ठीक है। तो हाइपो अगर कम निकलेंगे तो ड्वार्फिज्म। वहीं अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं, थायराइड ग्लैंड निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी कम निकलती है, हाइपो, अगर इसकी क्वांटिटी कम निकलती है तो एक प्रॉब्लम होगी, उसको बोलेंगे गोइटर। क्या बोलेंगे? गोइटर, ठीक है। गोइटर क्या होता है? सबसे पहले थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है? यहाँ लैरिंक्स के पास होती है वो, ठीक है। तो हमारी जो नेक होती है ना, जो गला होता है, उसमें स्वेलन आ जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन, ठीक है। गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड की जो लंबाई है, साइज है, उसका इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब थायराइड ग्लैंड
कम थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, कम क्वांटिटी में करती है। क्यों करती है वो कम क्वांटिटी में? जब हम अपने खाने के अंदर कम क्वांटिटी में आयोडीन लेते हैं, कम क्वांटिटी में आयोडीन, और आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? सॉल्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर एडिक्वेट, पर्याप्त, जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना मात्रा में आयोडीन यानी नमक खाना चाहिए। समझ आ गया? तो नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ होता है? स्टमक के नीचे, पेट के हमारे के नीचे होता है पैनक्रियाज। ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? इंसुलिन। ठीक है। अगर वही इसकी भी अगर कम क्वांटिटी निकले, अगर इसकी कम क्वांटिटी सीक्रेट होगी तो उससे होगी डायबिटीज प्रॉब्लम। क्या होगी? डायबिटीज प्रॉब्लम। डायबिटीज क्या होता है? जब शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाए, किसमें? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अगर शुगर ज्यादा बढ़ जाए, और यूरिन, यूरिन मतलब क्या होता है? पेशाब, मलमूत्र, उसको बोलते हैं यूरिन। ठीक है। तो हाइपो, ये कौन सी बीमारी करता है? मतलब अगर कम क्वांटिटी में इंसुलिन निकलता है तो डायबिटीज, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। एक बार इसकी हिंदी लिख देती हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपके थोड़े से टॉपिक और रह गए हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? आपका है रोल ऑफ हार्ट। एक बार मैं हेडिंग आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। फिर रोल ऑफ हार्मोन्स, रोल of hormones in completing life history of insect and frogs। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी तो सॉरी उसके लिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है। अच्छा, जो इंसेक्ट होते हैं, अच्छा आपको एक बात पता है? जैसे आपका फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग ने एग दे दिए, ठीक है, एग में से ना डायरेक्ट फ्रॉग नहीं निकलता, ठीक है, उसका लार्वा निकलता है पहले। ठीक है। ऐसे ही सिल्क मोथ, जो रेशम का कीड़ा होता है, जैसे फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, सिल्क मोथ हो गया, रेशम का कीड़ा, इन सब में से ना डायरेक्ट उनके एग में से ना वही नहीं निकलते। फ्रॉग का फ्रॉग नहीं निकलता, बटरफ्लाई का सीधा बटरफ्लाई नहीं निकलता, सिल्क मोथ का सीधा, इनका लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? इनका लार्वा निकलता है। अब उस लार्वा का ना अलग अलग नेम होता है। जैसे फ्रॉग के अंदर उस लार्वा का नाम बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। फ्रॉग के अंदर क्या होता है लार्वा का नाम? टेडपोल। बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है? कैटरपिलर। क्या होता है? कैटरपिलर। सिल्क मोथ के अंदर भी क्या होता है? कैटरपिलर। तो अलग अलग नाम होते हैं उस लार्वा के। फिर उस लार्वा से एडल्ट बनने में, यानी वही बनने में, जैसे कि अगर फ्रॉग का लार्वा निकला अंडे में से, तो अब नया फ्रॉग बनेगा ना उससे। एक फ्रॉग, उसने एग दिए, उस एग में से निकला लार्वा, लार्वा से फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग ही बनेगा। तो वो बच्चा बड़ा होके फ्रॉग बनेगा, मतलब एडल्ट, बड़ा होने का मतलब एडल्ट बनेगा वो, वही जो है उसके माता पिता है वही बनेगा वो। तो मतलब उस लार्वा से
उस लार्वा से, जो ये लार्वा है उससे एडल्ट बनने में, उस लार्वा से एडल्ट बनने में, लार्वा से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है। अब आप एडल्ट मत पूछना मेरे से, मैंने अभी बताया आपको एडल्ट का मतलब बड़ा हो जाना। जैसे जो फ्रॉग का बच्चा है, फ्रॉग है तो फ्रॉग एडल्ट बनेगा बड़ा होके, ठीक है। और अगर वही अंडे बटरफ्लाई में दिए तो एडल्ट में बटरफ्लाई आएगी, ठीक है ना। तो जब लार्वा एडल्ट बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामोरफोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामोरफोसिस। मेटामोरफोसिस ये प्रोसेस होता है। अब जो ये प्रोसेस होता है ना, ये भी हार्मोन्स ही इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। किसी भी लार्वा से क्या बनने तक का सफर, एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट की बात करें, जैसे बटरफ्लाई हो गया, जैसे हमारा ये सिल्क मोथ हो गया, ये हमारे इंसेक्ट है, ठीक है ना। इंसेक्ट के अंदर जो ये प्रोसेस होता है मेटामोरफोसिस का, जो ये प्रोसेस होता है, ये कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट के अंदर तो करते हैं इस प्रोसेस को इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल। इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को। और फ्रॉग के अंदर कौन करता है? फ्रॉग के अंदर करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब अगर फ्रॉग ने अंडे दे दिए, एग दिए किसी पानी में, पानी में ही रहते हैं फ्रॉग, है ना, पानी में ही वो एग देते हैं, मतलब रहते तो वो दोनों जगह हैं, जल में भी और लैंड पे भी, लेकिन वो जो एग होते हैं वो एग देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब फ्रॉग ने पानी में दे तो दिए अंडे, लेकिन उस पानी में आयोडीन की कमी है, तो उसका जो लार्वा निकलेगा एग में से वो एडल्ट नहीं बनेगा, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जो लार्वा है, लार्वा की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब वो एडल्ट में डेवलप नहीं होगा। समझ आ गया ना। तो इसीलिए जो ये फ्रॉग के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है लार्वा से एडल्ट बनने के लिए। तो ये हार्मोन का रोल होता है इंसेक्ट के अंदर और फ्रॉग के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, जो हमारी हेल्थ होती है ना, वो केवल ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हमें बुखार नहीं है तो हम बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कोई, हमारे हेडेक नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल ठीक है, नहीं। जो हेल्थ होता है ना, वो हमारी 3 चीजों से मिलकर बनती है। वो केवल ये नहीं है कि बीमारी नहीं है हमें, नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब 3 चीजें होती हैं कि ना तो हमारी बॉडी मेंटली डिस्टर्ब होनी चाहिए, मतलब हम मेंटली बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एकदम फिट, ठीक है ना। एक फिजिकली फिट होनी चाहिए, ना हाथ में दर्द, ना पैर में, ना बुखार, ना सिर दर्द, कुछ नहीं होना चाहिए, फिजिकली ठीक होनी चाहिए। थर्ड, हम सोशली भी ठीक होने चाहिए, हमारा जो सामाजिक रहना सहना है, जहाँ हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वहाँ हम पूरी तरीके से एडजस्ट हो रखे हैं, वहाँ हम पूरी तरीके से खुश हैं, तो वो भी हमारा सोशली भी हम सही होने चाहिए। तो इन 3 चीजों से मिलकर हमारी क्या बनती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल, फिजिकल और सोशल। बस ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिसीज नहीं है तो हम बिल्कुल फिट है, नहीं, ये तीनों चीज होंगी तभी हम पूरी तरीके से हेल्दी माने जाएंगे। समझ आ गया ना। अब आपको पता है ना, एडोलसेंस के अंदर ना, जब किशोरावस्था आती है तो एकदम से चेंज आता है हमारी बॉडी में, रैपिड चेंज, सडन चेंज होता है अचानक से। तो वो हमारी बॉडी के लिए कोई बीमारी नहीं है कि हमें तो कोई परेशानी है, हमें तो कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई हमारे अंदर, तो नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सब इस फेज से पास आउट होते हैं, सब गुजरते हैं इस चक्र से, ठीक है ना। ये जीवन का एक चक्र है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स, कि हमारे जो एडोलसेंट्स हैं, जब किशोरावस्था होती है तो उसमें हमारी बॉडी को ना बहुत अच्छा डाइट होना चाहिए हमारी बॉडी की। न्यूट्रिशनल नीड, हमारी बॉडी को उस टाइम पे किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स किन्हें कहते हैं? जो एडोलसेंस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उन्हें एडोलसेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो उनके लिए न्यूट्रिशनल नीड क्या क्या होती हैं,
उनके लिए क्या क्या पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सबसे पहला तो उनके लिए एक बैलेंस्ड डाइट की नीड होती है। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? जिस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, जिस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, एनर्जी हो, ठीक है, जिस डाइट के अंदर मिनरल्स हो, जिस डाइट के अंदर विटामिन्स हो, जिस डाइट के अंदर रफेज हो, फाइबर, जिस डाइट के अंदर वाटर हो, ठीक है ना, जिस डाइट के अंदर प्रोटीन हो, एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में, जितनी हमारी बॉडी को उसकी नीड है, किस मात्रा में? एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, जितनी हमारी बॉडी को उस टाइम पे जरूरत है, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है ना। तो वो बैलेंस डाइट कही जाती है। और जो हमारे इंडिया में मेनली क्या खाना है, हमारे यहाँ खाना है दाल, रोटी, सब्जी, है ना, ये सब। तो ये हमारी बैलेंस्ड डाइट होती है। और जो मिल्क होता है वो अपने आप में अकेला ही बैलेंस डाइट होता है, उसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो और अगर छोटे बच्चे की बात करें, इन्फेंट की, जो शिशु होते हैं, ठीक है, उनके लिए मदर का मिल्क ही उनके लिए न्यूट्रिशन युक्त, मतलब पोषण युक्त, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं बच्चे के, जितने उसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये बैलेंस डाइट तो हमने पढ़ ली, कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें फैट्स हो, जिसमें एनर्जी हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें रफेज हो, जिसमें वाटर हो, एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। अब ये होते किस किस में? भाई खाना क्या है? अब हमें कोई पूछे कि भाई तुम्हें ये खाना, इसमें क्या है, तो हमें पता किससे चलेगा? इससे चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम जो सीरियल्स खाते हैं, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज में क्या क्या आता है? वीट आते हैं, गेहूं आ गया, राइस आ गया, ठीक है, ये अनाज के अंदर आते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है हमें इनसे? कार्बोहाइड्रेट। अब वीट और राइस से क्या क्या बनता है? चपाती बनती है। क्या बनता है? चपाती, रोटी, मतलब डोसा बनता है इनसे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं वीट राइस से, ठीक है। तो ये सब चीजें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आती है बात हमें मिल्क से, ठीक है, ग्राउंड नट से, मूंगफली जो होती है, ग्राउंड नट्स हो गए, और फिश हो गई जैसे, ठीक है ना, और मीट हो गई जैसे, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है हमें? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। जो हमारे फैट्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं घी से। किससे मिलते हैं? घी से। फैट्स और एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, फैट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, घी वगैरह, इनसे हमें, घी वगैरह जो होते हैं इनसे हमें फैट्स मिलते हैं। और जो शुगर्स होती हैं, फैट्स हो गया, शुगर हो गई, इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फैट्स और शुगर, इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये किस में होते हैं? घी, मतलब जो ऑयल, इन सब चीज में, ठीक है। उसके बाद हमारे जैसे फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये क्या होते हैं? फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं ये, ठीक है ना। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। अब विटामिन्स हमें कहाँ से मिलती हैं? विटामिन्स मिलती हैं हमें, जैसे कि हमारा हो गया जो हमारे ये खट्टे फल होते हैं, जैसे साइट्रस फ्रूट, साइट्रस का मतलब होता है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं हमारे, जो खट्टे फल होते हैं, ऑरेंज जैसे, मौसमी जैसे, है ना, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन मिलता है हमें? विटामिन सी।
और जैसे वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल में जो हमारा कैरेट होता है, कैरेट क्या होता है, कैरेट, कैरेट में क्या होती है, विटामिन ए होती है। कैरेट में कौन सी विटामिन होती है, ए विटामिन होती है। और जो ये हमारे रफेज होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये खाने को मतलब हेल्प करते हैं, उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और हो गया हमारा जैसे कि, और तो हमारा शायद हो गया ये कंप्लीट, ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडोलसेंट। तो इसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर कुछ एक दो लाइन छूट भी गई हो और वो आपको समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, उनका मीनिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे जो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जितना मुझे रिमाइंड रहता है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका। इनसे हमें एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। और हमें जो फैट मिलता है वो जो हमारी थोड़ी चिकनाई वाली चीजें होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। और जो हमारी ये हो गई आपकी जो शुगर हो गई, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। शुगर से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। समझ आ गई। फैट हमें किससे मिलता है, ऑयल से, घी से, इनसे मिलता है। शुगर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्लियर है ना आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपनी खुद की स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन मतलब स्वच्छता। देखो इस टाइम में ना जो एडोलसेंट जो पीरियड चलता है एडोलसेंस का, उस टाइम पे जो मैंने आपको बताया था, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो पसीना जिनसे निकलता है, और सीबेसियस ग्लैंड जो होती है, ऑयल ग्लैंड जिनसे ऑयल निकलता है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब उनका जो काम है वो बढ़ जाता है, ज्यादा वो एक्टिव हो जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हमारी, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं और जो हमारी ऑयल ग्लैंड होती हैं, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से कभी कभी हमारी बॉडी में से ना स्मेली ऑर्डर आने लगता है, गंध आने लगती है। तो इसके लिए हमें डेली तो क्या करना चाहिए, बाथ करना चाहिए, नहाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, हम जो गर्ल्स होती हैं उनको अपने मेंस्ट्रुएशन टाइम के, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम उन्हें पूरी अच्छे तरीके से स्वच्छ रहना चाहिए। हाइजीन मतलब अच्छे तरीके से उन्हें स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है। स्वच्छता क्यों जरूरी है, अगर हम हाइजीन मतलब नहीं रहेंगे, अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है वो हमें होने लगता है। और क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है सारा। डिफेकेट मतलब होता है मल त्याग करना। मतलब हमें ना ओपन फील्ड जो होते हैं, मतलब खुले में, कहते हैं ना खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ओके। और जैसे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें खाने से पहले, खाने के बाद, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है, हाथ धो के ये सब खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ इन चीजों के बारे में। बाकी तो आप सब जानते हो इनके बारे में, ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज आता है। फिजिकल एक्सरसाइज आप जानते ही हो कि हमें फिट रहने के लिए डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है, ये सब। स्किपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना हो गया, ठीक है ना। ये सब हमें स्विमिंग करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके, ठीक है ना। और आगे हम पढ़ते हैं से नो टू ड्रग्स। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं क्योंकि इनके बारे में आपको पता है, ठीक है। मैं तो बस आपका एक चैप्टर है ये कंप्लीट करवाने के लिए आपको सारे टॉपिक्स को रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है ना। से नो टू ड्रग्स। अच्छा क्या होता है, इस जो ये एडोलसेंस पीरियड होता है ना, इस पीरियड के अंदर ना एकदम से बॉडी में रैपिड चेंज होता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, कुछ कुछ को ना जैसे ऐसे लगता है यार हम तो कंफ्यूज हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें,
क्योंकि बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, बड़ा कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी उनको फील होने लगती है कि हम इनसिक्योर हैं, ऐसे ऐसे आइडिया उनके माइंड में आने लगते हैं। तो आपको कभी कभी बड़ा बोर सा महसूस होता है, कभी मन नहीं लगता है, ऐसे टाइप से। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि आपको ड्रग ले लेनी चाहिए, क्या ड्रग्स क्या होती हैं, ये वैसे दवाइयाँ ही होती हैं, लेकिन ये कभी भी कोई भी दवाई बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। समझ आ गया? डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कोई दवाई नहीं। क्योंकि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स हमें एडिक्टिव बना देती हैं, आदी बना देती हैं कि आज अगर हमने ली है तो फिर से हमें उन्हें अगेन एंड अगेन लेने का मन करता है। ठीक है ना? तो जो ड्रग्स होती हैं वो क्या बना देती हैं, एडिक्टिव। मैं आपको हर चैप्टर की वर्ड मीनिंग की वीडियोस आपके लिए डालती हूँ। तो जितने भी वर्ड मीनिंग बनते हैं, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड बनते हैं, एडिक्टिव हो गया, एडिक्वेट हो गया, जितने भी वर्ड्स आते हैं जिनकी मैं हिंदी मीनिंग लिखती हूँ, मैं आपके लिए अलग भी वीडियोस के लिए डाल देती हूँ, तो वहां से भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये जो ड्रग होती है ये आदी बना देती है, ये इरिटेबल कर देती हैं। इरिटेबल मतलब जैसे आदमी, जैसे इंसान ना इरिटेट सा हो जाता है, ना तो उसका किसी पढ़ाई में मन लगता है, ना उसका किसी जॉब में मन लगता है, कहीं भी उसका मन नहीं लगता ड्रग्स की वजह से। और क्या क्या परेशानी होती है उसको, जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लीवर को, किडनी को डैमेज कर देती हैं। ठीक है? और एक जो मेन उनसे जो दिक्कत होती है वो ये है, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं ना, वो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बॉडी में ना इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करी जाती हैं, जैसे कुछ दवाई की तरह ही होती है, वो भी दवाई ही होती हैं, तो भरी इंजेक्शन के अंदर और वो बॉडी में इंजेक्ट करती। तो अगर एक ही इंजेक्शन से काफ़ी सारे ड्रग्स लेने वाले अगर हैं और वो एक ही इंजेक्शन से सब अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेंगे ड्रग्स को, तो उससे क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स। अब जो ये एड्स नया वर्ड आया है इसको आप ध्यान से समझेंगे। जो एड्स होता है वो एक बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, मैं अगर कहूँ बहुत ज्यादा डेंजरस ये एक बीमारी है, बहुत ज्यादा डेंजरस। एड्स क्या है, एड्स ये इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होती किससे, ये होती है HIV वायरस से। किससे होती है, HIV वायरस से होती है। ठीक है ना? ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये किससे होती है, HIV वायरस से। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन, HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ससेप्टिबल। सबसे पहली तो इसमें होता क्या है, क्यों है ये खतरनाक? क्योंकि जब ये बीमारी किसी को होती है एड्स, तो इसमें बॉडी का खुद का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि हमारी बॉडी को ना अगर कोई भी परेशानी हो जाती है तो वो उससे लड़ने की क्षमता रखती है। जैसे हमें बुखार आ गया, फीवर हो गया हमें, तो हमारी बॉडी की खुद की एक नेचुरल उसके अंदर क्षमता है कि वो उससे लड़ सके। कई बार देखा है ना आपने, बिना दवाइयों के भी फीवर उतर जाता है ना? तो हमारी बॉडी के अंदर खुद के अंदर एक क्षमता है, लेकिन अगर किसी को भी एड्स हो जाता है उसकी ये क्षमता खत्म हो जाती है। उसका जो खुद का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब खुद का जो रक्षा तंत्र है वो डैमेज हो जाता है। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, उसका जो खुद का जो रक्षा कवच है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। और बॉडी ना हमारी ससेप्टिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है, ससेप्टिबल होती है कि अगर किसी दूसरे को, जैसे अगर एक पर्सन है जिसको एड्स है, कोई दूसरा उसके साइड में आ गया जिसको बुखार है, फीवर है,
तो उसका फीवर उसको भी आ जाएगा। किसी को खांसी है, एड्स वाला पर्सन वही है और कोई नॉर्मल पर्सन आया है जिसको खांसी है बस, तो एड्स वाले को भी खांसी हो, मतलब वो दूसरे की बीमारी को, मतलब उसको दूसरे की बीमारी से आसानी से वो प्रभावित हो जाता है, वो उसकी बॉडी अति संवेदनशील हो जाती है, जिस किसी भी बीमारी को देखता है उसको हो जाती है, उससे प्रभावित हो जाता है वो। तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, ससेप्टिबल, मतलब उसका खुद का सब कुछ खत्म हो चुका होता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका होता है, वो ससेप्टिबल हो जाता है, जो भी बीमारी उसको आसानी से लग जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होंगी, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। क्या क्या, कि अगर जैसे कि कैसे कैसे फैलता है, पहले तो एड्स, जैसे एड्स फैलता है, ये आपका एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एड्स, इसको एड्स है, इसको ये बीमारी है एड्स, और ये कोई मतलब ऐसे नॉर्मल पर्सन है, तो इससे कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो सिरिंज से होता है, शेयरिंग ऑफ सिरिंज, शेयरिंग ऑफ सिरिंज, जो सिरिंज होती है ना, सुई कहते हैं जिन्हें, बॉडी में लगती है जो, है ना, डॉक्टर लगाते हैं जिन्हें। तो अगर एक इंजेक्शन, एक सिरिंज एक एड्स वाले पर्सन को लगा दी है, और वही सिरिंज अगर इसने नॉर्मल पर्सन ने लगा लिया अपनी बॉडी में, तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा नॉर्मल वाले को। दूसरा, अगर किसी मदर को एड्स है और उसने अपना दूध अपने बच्चे को फीड कराया है, तो उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। समझ आ गया ना। थर्ड, और भी है, जैसे कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो एड्स से इन्फेक्टेड है, वो अगर किसी नॉर्मल के साथ सेक्स रिलेशनशिप सेटअप कर लेता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर उसके साथ कर लेता है, मतलब तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन लिए हुए, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर उसके साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर वो उसके साथ सेटअप हो जाता है नॉर्मल पर्सन के साथ, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो ये सब चीजें। और सबसे पहली बात, से नो टू ड्रग्स, मैंने टॉपिक डाला था ना, हेडिंग डाली थी, तो ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें से सब कुछ खत्म हो जाता है, फिजिकली खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मेंटली भी बस एक उसी चीज के बारे में रहता है, और दिमाग में कुछ नहीं रहता, मतलब मेंटली भी हम पूरी तरह उसी के एडिक्टिव हो जाते हैं, बॉडी हमारी उसी की एडिक्टिव हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी कभी भी ड्रग्स को हमेशा नो ही कहना है, कभी यस नहीं कहना है, ओके। हाँ, अच्छा, अब हमारी उसमें ना कुछ मिथ है, ऐसे ही मतलब अफवाह बोलो जिनसे, मिथ, हमारी सोसाइटी में कुछ मिथ है, ठीक है। वो क्या क्या मिथ है, आपने रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये लास्ट है आपका, मिथ है जो। तो ऐसे है, कई बार क्या क्या कहते हैं ना कि जैसे ट्रेडिशनली कि किसी पे बच्चा हुआ है, तो मतलब उसकी मम्मी, ये किसी लेडी पे बेबी हुआ है, तो कि इसकी मम्मी पे बच्चा हुआ है, ये मम्मी की वजह से इस पे हुआ है, जैसे लड़की हो गई है तो ये ना मम्मी की, माँ की वजह से इस पे लड़की हुई है। नहीं, किसी का भी जो बच्चा होता है, किसी भी बच्चे का सेक्स जो होता है, सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन द फादर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी बेबी का सेक्स, बेटा होगा या बेटी होगी, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन फादर, क्योंकि फादर के पास ही एक डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो ही बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा मिथ जैसे कि अगर कोई लड़की है, गर्ल है, उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, उसने किसी बॉय को देख लिया है तो अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। नहीं, ऐसे देखने से नहीं होता, जब तक सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, जब तक कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। थर्ड, ऐसे कि अगर कोई गर्ल है, उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नहीं, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और अगर किसी
गर्ल को या किसी भी लेडी को अगर उस टाइम पे क्रैम्प होते हैं, दर्द होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पीड़ा होती है, बड़ी दर्द होता है, क्रैम्प होते हैं, क्रैम्प मतलब दर्द या एकदम से ऐंठन होती है पेट में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो भी मटेरियल वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, वो उस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो बॉडी की मसल्स हैं, जो बॉडी की मांसपेशियां हैं, वो उसको दबा रही हैं, स्क्वीज कर रही हैं, उस मटेरियल को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए हमारी बॉडी में उस टाइम पे पेन होता है, क्रैम्प होते हैं, दर्द होता है। ठीक है, अच्छा और मिथ बता देती हूँ आपको। ऐसा होता है कि गर्ल अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसका है फिलहाल, तो वो किचन में नहीं जा सकती। नहीं, किचन में जाने से कुछ नहीं, बस उसको अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अब उसका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वो खाने को टच करेगी तो वो खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब मिथ है। तो आपको जो ये चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा नहीं होता है और क्या होता है, उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। ठीक है, उन पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मेरा पूरा कंप्लीट, मैंने पूरा इसका कंप्लीट कर दिया है। बस एक क्वेश्चन वीडियो आपकी रहती है जो इससे बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जो थोड़ी सी वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गई थी उसके लिए अगेन सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।